नमस्कार, सत श्रीकांत। आपका स्वागत है आज क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का 7वां अध्याय पार्ट 2 का, जिसमें का नाम है रोजगार समृद्धि और अनौपचारिकीकरण एवं अन्य मुद्दे को देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति जिसमें श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है परंतु उसे काम नहीं मिलता, उसे कहते हैं बेरोजगारी। एसएचजी है एक स्वयं सहायता समूह। श्रम बल और कार्य बल का अंतर होता है। आंसर होगा बेरोजगार श्रम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर है। आंसर होगा 7%। भारत सन 2020 तक दुनिया के 4 प्रमुख विकास केंद्रों में से एक बनकर उभरेगा, किसने कहा? आंसर होगा WHO, डच या ड्यूबा। WHO होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? आंसर होगा 943। मुक्त भारत में बेरोजगारी की समस्या है संरचनात्मक। मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तु का मूल्य कुछ होगा, बढ़ेगा। मुद्रास्फीति वह दशा है जिसमें मुद्रा का मूल्य घटता है। मुद्रास्फीति का कारण है इनमें से सभी: घाटे की वित्त व्यवस्था, जनसंख्या वृद्धि, साख की मात्रा में वृद्धि। कौन औपचारिक कौन औपचारिक श्रमिक है? आंसर होगा उच्चतर माध्यमिक शिक्षक। अनौपचारिक श्रमिक है क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र लगभग 52% नियोजन प्रदान करता है। जब इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त व्यक्ति लिपिक का कार्य करता है तो इसे कहते हैं अल्प रोजगार। वास्तविक श्रम शक्ति की माप है। आंसर और कार्य बल। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में किस वर्ग के श्रमिक अधिक पाए जाते हैं? आंसर होगा स्वनियोजित आकस्मिक मजदूरी श्रमिक। स्फीति वास्तविक आय कम करता है और मुद्रा के मूल्य कम करता है। निम्न में एक स्फीति नियंत्रण का तरीका नहीं है। आंसर होगा उत्पादन में कमी। कीमत वृद्धि के मुख्य कारण है। आंसर होगा मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। स्फीति पर नियंत्रण के मौद्रिक उपाय है। आंसर होगा सरकारी प्रभुतियों का विक्रय। अब लघुत्तरीय प्रश्न है, श्रमिक कौन है? श्रमिक वह व्यक्ति है जो अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए किसी उत्पादक रोजगार में लगा है। दूसरा क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करें। एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सहभागिता दर से आप क्या समझते हैं? सहभागिता की दर को उत्पादन क्रिया में वास्तव में भाग लेने वाली जनसंख्या प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। रोजगार रहित समृद्धि दर किसे कहते हैं? रोजगार रहित समृद्धि से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर है में तो समग्र वृद्धि होती है परंतु रोजगार के अवसरों में उसी अनुपात वृद्धि होती है, परंतु रोजगार के अवसरों में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं होती। अगला क्वेश्चन, रोजगार का अनियमितीकरण क्या है? रोजगार के अनियमितीकरण से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें समय के साथ कुल श्रम बल में भाड़े पर लिए गए आकस्मिक श्रमिकों के प्रतिशत में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति है जहां श्रमिक कार्य करते हुए नजर आते हैं परंतु उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य ऋणात्मक होती है। अनियमित मजदूरों को परिभाषित करो। वे व्यक्ति जिन्हें उनके नियोजक नियमित रूप से कार्य में नहीं लगाते, उन्हें सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्राप्त नहीं होते, अनियमित मजदूर कहलाते हैं। स्वनियोजित श्रमिक कौन है? वह व्यक्ति है जो अपने ही व्यापार में कार्य करता है और वह तथा स्वनियोजित पुरस्कार के रूप में उन्हें लाभ प्राप्त है, स्वनियोजित श्रमिक कहलाता है। कार्यबल के अनौपचारिकरण से आप क्या समझते हैं? अनौपचारिकरण से अभिप्राय उस स्थिति से है जब लोगों में अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र के स्थान पर अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर अधिक पाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। श्रमिक किसे कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देने वाले क्रियाकलापों को आर्थिक क्रियाकलाप कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं में संलग्न सभी व्यक्ति श्रमिक कहलाते हैं, चाहे वे उच्च या निम्न किसी भी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। बीमारी, चोट, शारीरिक विकलांगता, खराब मौसम, त्योहार, सामाजिक धार्मिक उत्सवों के कारण अस्थायी रूप से काम पर न आने वाले भी श्रमिकों में शामिल है। इन श्रमिकों में लगे मुख्य श्रमिकों की सहायता करने वाले को भी हम श्रमिक ही मानते हैं। अगला क्वेश्चन, श्रमिक जनसंख्या अनुपात की परिभाषा दें। यदि हम भारत में कार्य कर रहे सभी श्रमिकों की संख्या को देश की जनसंख्या से भाग कर उसे 100 गुना कर दे तो हमें श्रमिक जनसंख्या अनुपात प्राप्त हो जाएगा। क्या वे श्रमिक हैं? एक भिखारी चोर है, एक तस्कर, एक जुआरी। क्यों? उपयुक्त में से कोई भी श्रमिक नहीं है क्योंकि किसी का भी अर्थव्यवस्था के वास्तविक उत्पादन में कोई योगदान नहीं है। वे धन कमा नहीं रहे बल्कि धन प्राप्त कर रहे हैं। धन कमाना उसे कहा जाता है जब धन प्राप्ति के बदले में वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन किया जाए। शहरी महिलाओं की अपेक्षा अधिक ग्रामीण महिलाएं काम करती दिखाई देती है। क्यों? शहरी महिलाओं की तुलना में अधिक ग्रामीण महिलाएं काम करती दिखाई देती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक गरीबी, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता स्त्रियों को श्रम बल में शामिल होने के लिए मजबूर करती है, अन्यथा वे अपने परिवार की आधारभूत आवश्यकताएं जुटाने में भी सक्षम नहीं हो पाते। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कार्यों की उपलब्धता। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी घरेलू नौकरियां जैसे खेती बाड़ी, पशुपालन आदि उपलब्ध है, अतः घर से बाहर जाने और उससे उत्पन्न सुरक्षा मुद्दों का प्रश्न नहीं उठता। शहरी क्षेत्रों में अधिक स्तर चेतना। शहरों में पुरुष उच्च आय कमा रहे हैं और उनमें स्तर के प्रति अधिक चेतना है, जिससे वे स्त्रियों के आय अर्जन के लिए कार्य करने को बुरा मानते हैं। शहरी क्षेत्रों में अधिक अपराध दर। शहरी क्षेत्र में लोगों को स्त्रियों का काम करना असुरक्षित लगता है क्योंकि स्त्री के विरुद्ध अपराध दर बहुत उच्च है। शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र से अधिक क्यों होते हैं? शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र से निम्नलिखित कारणों से अधिक होते हैं। सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व। शहरी क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व है। सेवा क्षेत्र में नियमित वेतन श्रमिक अधिक है। शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर। नियमित वेतन नौकरियों के लिए उच्च शिक्षा स्तर की आवश्यकता होती है जो शहरी क्षेत्रों में अधिक होता है। शहरी क्षेत्रों में कार्यस्थल के प्रति प्रतिबद्धता का उच्च स्तर। शहरी क्षेत्रों में लोगों
लोग अपने कार्य के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। वे अपनी नौकरी को अधिक महत्व देते हैं, लंबी छुट्टियों पर नहीं जाते, जबकि ग्रामीण लोगों की पहली प्राथमिकता उनके सामाजिक दायित्व होते हैं। अगला क्वेश्चन, नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों में महिलाएं कम क्यों हैं? नियमित वेतनभोगी में महिलाएं कम पाई जाती है। इसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं। पुरुषों में शैक्षिक योग्यता का उच्च स्तर, नियमित वेतन नौकरियों के लिए उच्च शिक्षा की स्तर की आवश्यकता होती है, जो पुरुषों में अधिक पाई जाती है। पुरुषों में कार्य जीवन के प्रति अधिक प्रतिबद्धता, पुरुषों में कार्य जीवन के लिए प्रतिबद्धता का स्तर अधिक होता है। स्त्रियों की दोहरी जिम्मेदारी होती है। सामाजिक पूर्वाग्रह भी इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यह माना जाता है कि नौकरियां स्त्रियां नहीं कर सकती। पुरुष कर्मचारी उन्हें एक उच्च अधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं करते। महिलाओं के करियर में ठहराव, विवाह के समय स्त्रियों को अपना घर बदलना पड़ता है। संतान के जन्म के समय भी उन्हें एक समय अवधि के लिए नौकरी से छूट लेनी पड़ती है। बहुत सी महिलाएं संतान के लालन पालन के लिए श्रम बाजार से बाहर चली जाती है। भारत में श्रम बल के क्षेत्रवार विवरण की हालत की प्रवृत्तियों की विश्लेषण करें। नवीन आंकड़ों के अनुसार हम निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक 100 में से 40 व्यक्ति कार्यशील हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक 4 व्यक्ति पर 10 व्यक्तियों के लिए काम कर रहे हैं। माना औसत रूप से एक व्यक्ति 2.5 व्यक्ति का लालन पालन कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 76.6% लोग प्राथमिक क्षेत्र में, 10.8 द्वितीय क्षेत्र में तथा 12.5 सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं। शहरी क्षेत्रों में 9.5 लोग प्राथमिक क्षेत्र, 31.3 द्वितीय क्षेत्र, 59.1 सेवा क्षेत्र में संलग्न है। महिलाएं 75.1 प्राथमिक क्षेत्र, 11.8 द्वितीय क्षेत्र, 13.1 सेवा क्षेत्र में संलग्न है, जबकि पुरुष 53.8 प्राथमिक क्षेत्र, 17.6% द्वितीय क्षेत्र तथा 28% सेवा क्षेत्र में संलग्न है। ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। क्या आपको लगता है कि पिछले 50 वर्षों में भारत में रोजगार के सृजन में भी सकल घरेलू उत्पाद के अनुरूप वृद्धि हुई है? कैसे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पिछले 50 वर्षों में भारत में रोजगार के सृजन में भी सकल घरेलू उत्पाद के अनुरूप वृद्धि हुई है। हम सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को रोजगार सृजन की दर से तुलना करके यह सिद्ध कर सकते हैं। स्वतंत्रता के समय सकल घरेलू उत्पाद औसतन 4.5 प्रति वर्ष की दर से बढ़ा है, जबकि रोजगार का सृजन केवल 1.5% वर्ष हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत में बेरोजगारहीन समृद्धि हुई है। क्या औपचारिक क्षेत्र में रोजगार का सृजन आवश्यक है, अनौपचारिक में नहीं? कारण बताइए। हाँ, यह आवश्यक है कि हम औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन करें, क्योंकि औपचारिक क्षेत्र कर्मचारियों के अधिकार को सुनिश्चित करता है। यह काम की सुरक्षा और रोजगार की नियमितता सुनिश्चित करता है। यह एक बेहतर गुणवत्ता का कार्य जीवन सुनिश्चित करता है। और औपचारिक क्षेत्र पर सरकार नियंत्रण रख सकती है। यह अर्थव्यवस्था में अनुशासन और नियम लाता है। अगला क्वेश्चन, क्या आप गांव में रह रहे हैं? यदि आपको ग्राम पंचायत को सलाह देने के लिए कहा जाए तो आप गांव की उन्नति के लिए किस प्रकार के क्रियाकलाप का सुझाव देंगे जिससे रोजगार सृजन में भी हो? उत्तर, मैं निम्नलिखित क्रियाकलापों का सुझाव दूंगा या दूंगी।
नहरों और नलकूपों का निर्माण ताकि सिंचाई सुविधा में सुधार हो। स्कूल और अस्पतालों का निर्माण, सड़कों, भंडारण गिरोहों आदि का निर्माण, कृषि आधारित उद्योगों को विकसित करना, छोटे पैमाने के उद्योग जैसे टोकरी बुनाई, अचार बनाना, कढ़ाई आदि विकसित करना। अनियमित दिहाड़ी मजदूर कौन होते हैं? ऐसे कार्यकर्ता जिन्हें अनुबंध या दैनिक आधार पर भुगतान किया जाता है, जिनके काम की कोई नियमितता नहीं, उन्हें अनियमित दिहाड़ी मजदूर कहा जाता है। उदाहरण निर्माण मजदूर। अगला क्वेश्चन, आपको यह कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहा है? उत्तर, यह जानने के लिए कि कोई व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहा है, में निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना होगा। जिस प्रतिष्ठान में व्यक्ति कार्यरत हैं, वहाँ कुल कर्मचारियों की संख्या यदि कुल कर्मचारियों की संख्या 10 या उससे अधिक है तो व्यक्ति औपचारिक क्षेत्र में नियोजित है। लिखित अनुबंध, यदि एक व्यक्ति को अपने नियोक्ता के साथ लिखित अनुबंध है तो वह औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, अन्यथा वह अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है। उसे अतिरिक्त लाभ मिल रहे हैं या नहीं। यदि एक व्यक्ति को तनख्वाह के अतिरिक्त अन्य लाभ, पेंशन, बोनस, पीएफ, वेतन, छुट्टी, भविष्य निधि, मातृत्व लाभ आदि मिल रहे हैं तो वह औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। धन्यवाद।